नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी कानूनी दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। साधारण खंड अधिनियम 1897, द जनरल क्लॉजेज एक्ट। नमस्कार। हमारे पास इसके कुछ खास अंश हैं स्रोत के तौर पर gca.pdf से, और हमारा मकसद है इस कानून को समझना जो लगभग सभी सेंट्रल कानूनों को समझने में, उनकी व्याख्या करने में एक तरह की मास्टर कुंजी जैसा काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आप इसे कानूनों का एक छिपा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ। हाँ, इसका मुख्य काम है एक तो कानूनी भाषा को छोटा करना, स्टैंडर्डाइज्ड बनाना, मतलब अलग अलग कानूनों में एक जैसे शब्दों का एक ही मतलब निकले, ये पक्का करना। और साथ ही ये व्याख्या के कुछ बुनियादी नियम देता है और कानून बनाते समय जो आम गलतियां हो जाती है ना, उनसे भी बचाता है। अच्छा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बनाम करमचंद थापर वाले केस में, कि इसका उद्देश्य यही है कि बार बार हर कानून में परिभाषाएं और सिद्धांत न दोहराने पड़े, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ताकि गैर जरूरी शब्दों की भरमार ना हो। बिल्कुल, अतिशयता से बचा जा सके। तो फिर ये एक्ट सिर्फ वकीलों या जजों के लिए तो नहीं हुआ? मतलब हर वो इंसान जो कानून समझना चाहता है उसके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई ऑफिसर हो या आम नागरिक। निश्चित रूप से, बिल्कुल। कानून तो सब पर लागू होते ना, तो उन्हें समझना भी सबके लिए जरूरी है, और ये एक्ट इसमें मदद करता है। जैसा मैंने कहा, ये शब्दों में एक रूपता लाता है, परिभाषाएं देता है, इससे भाषा साफ और संक्षिप्त रहती है। ये सेंट्रल कानूनों की व्याख्या के लिए एक गाइड की तरह है। अच्छा, तो फिर इसका दायरा मतलब कहाँ तक फैला हुआ है? ये एक्ट कहाँ लागू होता है, किन कानूनों पर? देखिए, मुख्य रूप से तो ये सभी केंद्रीय विधानों मतलब सेंट्रल एक्ट्स पर लागू होता है, ठीक है, जो भारतीय संसद ने पास किए हैं। ठीक। और सिर्फ एक्ट्स ही नहीं, उनके तहत जो नियम और विनियम बनते हैं ना, अच्छा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, उन पर भी ये लागू होता है। अच्छा। इसमें आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने से पहले के कानून भी शामिल हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच बने डोमिनियन लेजिस्लेटर के एक्ट्स, और संविधान से पहले वाले गवर्नर जनरल के एक्ट्स भी। और स्रोत में संविधान का भी जिक्र था, क्या ये संविधान पर भी लागू होता है? हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है। संविधान का जो आर्टिकल 367 है, वो कहता है कि कुछ संशोधनों और अनुकूलन के साथ ये अधिनियम संविधान की व्याख्या के लिए भी लागू होगा। सच में? हाँ, हालांकि जाहिर है ये संविधान के प्रावधानों के अधीन ही है, उनसे ऊपर नहीं, पर ये दिखाता है कि ये कितना फाउंडेशनल, कितना बुनियादी एक्ट है। ये असल में लगभग हर केंद्रीय कानून का एक, आप कह सकते हैं, अंदरूनी हिस्सा बन जाता है। अगर कोई सेंट्रल एक्ट किसी इलाके में लागू होता है, तो ये जनरल क्लॉजेज एक्ट भी वहां अपने आप लागू माना जाएगा। ठीक है। स्रोत सामग्री में प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल और परिभाषाओं डेफिनेशंस का भी जिक्र है। किसी भी कानून को समझने में इनका क्या रोल होता है? देखिए, प्रस्तावना प्रियम्बल किसी भी एक्ट का वो शुरुआती हिस्सा होता है जो उसका परिचय देता है। वो बताता है कि कानून क्यों बनाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, दायरा क्या है, लक्ष्य क्या है। अगर मान लीजिए कानून के किसी सेक्शन की भाषा थोड़ी अस्पष्ट है या उसके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, तो प्रियम्बल से मदद मिलती है ये समझने में कि कानून बनाने वालों का मतलब विधायिका का इरादा क्या था। अच्छा, तो ये इंटरप्रिटेशन में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रियम्बल कानून के जो स्पष्ट प्रावधान हैं उनको बदल नहीं सकता, वो सिर्फ अस्पष्टता की स्थिति में गाइड करता है। समझ गया। और परिभाषाएं, डेफिनेशंस, खासतौर पे उनमें जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, मीन्स, इंक्लूड्स, शैल, में, इनमें क्या फर्क है? ये तो बहुत आते हैं कानूनों में। हाँ, बहुत आते हैं। परिभाषाएं जो आमतौर पर एक्ट की धारा 2 या 3 में मिलती हैं, वो उस खास एक्ट के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका सटीक मतलब बताती हैं। ठीक। और अगर किसी एक्ट में कोई शब्द डिफाइन नहीं किया गया है, तो उसका मतलब अक्सर इसी जनरल क्लॉजेज एक्ट से लिया जाता है। अब आते हैं इन शब्दों पर, मीन्स और इंक्लूड्स पर। हाँ। अगर परिभाषा में मीन्स लिखा है, तो इसका मतलब है कि परिभाषा संपूर्ण है, एग्जॉस्टिव है। मतलब उस शब्द का वही और सिर्फ वही मतलब होगा जो परिभाषा में दिया गया है, कोई और मतलब नहीं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कंपनी एक्ट 2013 की धारा 220 में कंपनी की परिभाषा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बस यही मतलब है। ठीक है, एकदम सीमित।
हाँ, दूसरी तरफ अगर इंक्लूड्स लिखा है तो परिभाषा समावेशी है, इंक्लूसिव है। इसका मतलब है कि जो परिभाषा में बताया गया है वो तो शामिल है ही, पर उसके अलावा भी उससे मिलते जुलते और अर्थ शामिल हो सकते हैं। ये परिभाषा को सीमित नहीं करती बल्कि उसका दायरा शायद बढ़ाती है। अच्छा, तो ये लिस्ट पूरी नहीं होती? हाँ, कह सकते हैं। जैसे कंपनी एक्ट की धारा 230 में डिबेंचर की परिभाषा, वो कहती है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स वगैरह। तो ये सब तो है ही, पर शायद कुछ और भी हो सकता है जो लिस्ट में नहीं है। समझ गया। और शेल और मे ये तो हमेशा कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। आमतौर पर शेल दिखाता है कि कोई काम करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, मतलब ऐसा करना ही होगा। और मे सामान्यता दिखाता है कि शक्ति विवेकाधीन है, डिस्क्रिशनरी या इनेबलिंग है, मतलब ऐसा किया जा सकता है पर करने की बाध्यता नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि कभी-कभी अदालतें शेल को मे और मे को शेल की तरह पढ़ लेती हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होता। कई बार संदर्भ और कानून बनाने वालों की मंशा को देखना पड़ता है। अदालतें ये देखती हैं कि कानून का असली उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या व्याख्या सही रहेगी। तो मतलब सिर्फ शब्द नहीं, नियत भी देखनी पड़ती है। हाँ, विधायिका की मंशा सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए अब इस एक्ट की धारा 3 पर आते हैं। इसमें कुछ अहम परिभाषाएं दी गई हैं जो अक्सर दूसरे कानूनों में भी इस्तेमाल होती हैं। हाँ, धारा 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी परिभाषाएं न सिर्फ इस एक्ट पर बल्कि 1897 के बाद बने लगभग सभी केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों पर लागू होती हैं। एक शर्त है, जब तक कि उस खास कानून में कोई अलग परिभाषा ना दी गई हो या फिर संदर्भ कुछ और न कहता हो। अच्छा, तो कुछ मुख्य परिभाषाएं देखते हैं। पहली है शपथ पत्र, एफिडेविट, धारा 3(3). एफिडेविट, हाँ। इसमें सिर्फ वो शपथ लेना ही नहीं आता जो हम कोर्ट में देखते हैं, बल्कि अगर कानून किसी को शपथ लेने के बजाय सिर्फ पुष्टि, अफर्मेशन या घोषणा, डिक्लेरेशन करने की इजाजत देता है तो वो भी एफिडेविट माना जाएगा। मूल रूप से ये एक लिखित बयान है जिसकी सच्चाई की पुष्टि शपथ या प्रत्याज्ञान से की जाती है। ठीक है, अगला है अचल संपत्ति, धारा 326। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत। और इसकी परिभाषा काफी व्यापक है। इसमें क्या क्या आता है? जमीन, हाँ, जमीन से होने वाले फायदे जैसे किराए वसूलने का अधिकार या कोई और लाभ। फिर जमीन से जुड़ी हुई चीजें जैसे पेड़। अच्छा, पेड़ भी अचल संपत्ति है? हाँ, जब तक वो खड़े हैं, जैसे शांताबाई बनाम बॉम्बे राज्य केस में माना गया। और फिर ऐसी चीजें जो जमीन से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से बंधी हों, जैसे दीवार में लगी कोई मशीन। लेकिन कटी हुई लकड़ी या फसलें नहीं, वो इसमें नहीं आती, वो चल संपत्ति मानी जाती हैं। स्रोत में आनंद बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का भी जिक्र था। उसमें मछली पकड़ने के अधिकार को भी अचल संपत्ति माना गया था। वाह, तो ये परिभाषा संपत्ति के ट्रांसफर, रजिस्ट्रेशन, टैक्स, इन सब मामलों में बहुत मायने रखती होगी। बिल्कुल, संपत्ति अचल है या चल, इससे जुड़े कानूनी नतीजे एकदम अलग हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सद्भाव, गुड फेथ, धारा 322। बोनाफाइड। हाँ, गुड फेथ। कोई काम सद्भावपूर्वक या बोनाफाइड तब माना जाता है जब वो असल में ईमानदारी से किया गया हो। ईमानदारी से। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इस परिभाषा के अनुसार ये जरूरी नहीं कि काम बिना लापरवाही के किया गया हो। लापरवाही हो भी सकती है, नहीं भी। मुख्य चीज है ईमानदारी। ये हर केस के तथ्यों पर निर्भर करेगा। तो ईमानदारी जरूरी है जी, चाहे थोड़ी लापरवाही हो जाए। ये थोड़ी क्या कहेंगे, लचीली परिभाषा लगती है। हाँ, ये ईमानदारी पर ज्यादा जोर देती है। फिर है व्यक्ति, पर्सन, धारा 342। व्यक्ति मतलब इंसान। सिर्फ इंसान नहीं, कानून की नजर में व्यक्ति का मतलब ज्यादा व्यापक है। इसमें कोई कंपनी भी आ सकती है, कोई एसोसिएशन या व्यक्तियों का समूह भी आ सकता है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। अच्छा, तो कंपनी पर भी व्यक्ति वाले कानून लागू हो सकते हैं? हाँ, कई मामलों में। फिर है वित्तीय वर्ष, धारा 322। ये तो सबको पता होगा। हाँ, फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। बिल्कुल, जबकि सिर्फ वर्ष, धारा 366 का मतलब होता है कैलेंडर वर्ष, यानी जनवरी से दिसंबर। ठीक है, अगला है दस्तावेज, धारा 318। दस्तावेज की परिभाषा भी बहुत व्यापक है।
कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस जिस पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों से कुछ लिखा गया हो, व्यक्त किया गया हो या वर्णित किया गया हो। किसी भी चीज पर, कागज, पत्थर, लकड़ी। हाँ, किसी भी चीज पर, और जिसका मकसद उस बात को रिकॉर्ड करना हो या जिसे रिकॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो किताब, नक्शा, फोटो, कोई शिलालेख, कंप्यूटर फाइल, ये सब दस्तावेज हैं। समझ गया। फिर है अपराध, ऑफेंस, धारा 338। अपराध मतलब कोई भी ऐसा काम करना या न करना, एक्ट और ओमिशन, जो उस समय लागू किसी भी कानून के तहत दंडनीय हो, पनिशेबल हो। ठीक। सरकारी राजपत्र, ऑफिशियल गैजेट, धारा 339। यानी गजट ऑफ इंडिया या किसी राज्य का ऑफिशियल गजट। नए कानून, नियम, सरकारी आदेश, ये सब यहीं छपते हैं और तभी आधिकारिक माने जाते हैं। और आखिरी परिभाषा जो हम देख रहे हैं वो है नियम, रूल, धारा 351। नियम का मतलब है किसी एक्ट ने जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल करके बनाया गया कोई नियम, और इसमें एक्ट के तहत नियम के तौर पर बनाए गए विनियम, रेगुलेशंस भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये परिभाषाएं तो वाकई बहुत काम की हैं क्योंकि ये शब्द बार बार आते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं धारा 5 से 13 की। ये हैं निर्माण के सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब कानून की व्याख्या के सिद्धांत है ना, ये कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये नियम बताते हैं कि कानूनों को लागू करते समय या उनका मतलब निकालते समय किन सिद्धांतों को मानना चाहिए। ये एक तरह से व्याख्या की स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय करते हैं। जैसे धारा 5 बात करती है अधिनियमों के लागू होने की, कमेंसमेंट की। हाँ, कोई कानून कब से लागू माना जाएगा? अगर एक्ट में खुद कोई तारीख नहीं लिखी है तो वो उस दिन से लागू माना जाता है जिस दिन उसे राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। ये संविधान के बाद बने कानूनों के लिए है। और अगर सरकार कोई तारीख तय करे तो? हाँ, अगर सरकार नोटिफिकेशन द्वारा कोई तारीख तय करती है ऑफिशियल गैजेट में, तो फिर वो उस तारीख से लागू होता है। जैसे आपने देखा होगा, सेबी के कई नियम एक तय तारीख से लागू होते हैं। इसमें एक और बात थी, कानून आमतौर पर भविष्यलक्षी होते हैं, प्रोस्पेक्टिव होते हैं, पूर्वलक्षी नहीं। मतलब आगे के लिए लागू होते हैं, पिछली तारीख से नहीं। हाँ, ये सामान्य नियम है। लेकिन कानून का पिछली तारीख से लागू होना तो बड़ा विवादास्पद हो सकता है, खासकर अगर वो किसी पर कोई बोझ डालता हो, जैसे टैक्स। हाँ, बिल्कुल। सामान्य नियम यही है कि कानून भविष्य के लिए होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कानून तभी मान्य होता है जब विधायिका ने बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा इरादा जताया हो। खासकर टैक्स या क्रिमिनल कानूनों में रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव को लेकर बहुत सावधानी बरती जाती है। ठीक है। अब धारा 6, निरसन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रिपील। जब कोई नया कानून पुराने को खत्म कर देता है। हाँ, रिपील। ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि जब कोई सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशन किसी पिछले एक्ट को रिपील करता है तो कुछ चीजें प्रभावित नहीं होती। क्या क्या? पहला, निरसन से कोई ऐसी चीज जिंदा नहीं हो जाती जो पहले ही खत्म हो चुकी थी। दूसरा, पुराने कानून के तहत जो काम हो चुके हैं या उसके जो नतीजे भुगते जा चुके हैं उन पर असर नहीं पड़ता। अच्छा। तीसरा, पुराने कानून के तहत अगर किसी को कोई अधिकार, राइट या विशेषाधिकार, प्रिविलेज मिला था या उस पर कोई दायित्व, ऑब्लिगेशन या देनदारी, लायबिलिटी आई थी, तो वो निरसन से खत्म नहीं होती। चौथा, अगर पुराने कानून के उल्लंघन के लिए कोई दंड, पेनल्टी, जब्ती, फोरफिचर या सजा, पनिशमेंट तय हुई थी तो उस पर भी असर नहीं पड़ता। और पांचवा, अगर पुराने कानून के तहत कोई जांच, मुकदमा या कानूनी कार्रवाई चल रही थी तो वो ऐसे ही चलती रह सकती है जैसे कि निरसन हुआ ही न हो। ये तो काफी कुछ बचाता है निरसन से। स्रोत में निरसन और विलोपन में फर्क का भी जिक्र था। नवरंगपुरा गमधर्मादा मिलकत ट्रस्ट वाले केस में क्या ये फर्क हमेशा साफ होता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, थ्योरी में फर्क है। निरसन मतलब उस प्रावधान को जड़ से मिटा देना, जैसे वो कभी था ही नहीं, सिवाय उन चीजों के जिन्हें धारा 6 बचाती है। जबकि विलोपन या डिलीशन आमतौर पर आगे के लिए प्रभावी होता है, जिस तारीख से वो हटाया गया। लेकिन व्यवहार में अदालत को विधायिका की मंशा देखनी पड़ती है। कभी कभी विलोपन का असर भी निरसन जैसा हो सकता है। ये संदर्भ पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर है धारा 7, निरस्त अधिनियमों का पुनर्जीवन, रिवाइवल ऑफ रिपील्ड इनैक्टमेंट्स। हाँ, ये कहता है कि अगर किसी निरस्त कानून को फिर से जिंदा करना है, रिवाइव करना है, तो नए कानून में ऐसा साफ साफ लिखना पड़ेगा।
सिर्फ उस कानून को हटा देने से जिसने पुराने कानून को निरस्त किया था, पुराना वाला अपने आप जिंदा नहीं हो जाता। अच्छा, स्पष्ट इरादा चाहिए। बिल्कुल। अब धारा 8, निरस्त अधिनियमों के संदर्भों का अर्थ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल नियम है। कैसे? मान लीजिए एक कानून है, कानून ए, उसमें किसी पुराने कानून बी की किसी धारा का रेफरेंस है। ठीक है। अब मान लीजिए कानून बी निरस्त हो गया और उसकी जगह नया कानून सी आ गया, जिसमें वो पुरानी धारा नए रूप में मौजूद है। तो अब कानून ए में जो कानून बी का रेफरेंस था, उसे अपने आप नए कानून सी का रेफरेंस माना जाएगा, जब तक कि कोई अलग इरादा न जाहिर हो। अरे वाह, ये तो बहुत काम का नियम है। वरना तो हर बार कानून बदलने पर बाकी सब कानूनों में पुराने रेफरेंसेस बदलने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कंपनी एक्ट वाला उदाहरण स्रोत में था। इनकम टैक्स एक्ट में कंपनी एक्ट 1956 का रेफरेंस था, अब वो अपने आप कंपनी एक्ट 2013 का रेफरेंस माना जाता है। बहुत बढ़िया। अब धारा 9 और 10, समय की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। हाँ, धारा 9 कहती है कि अगर किसी अवधि की गणना से फ्रॉम किसी दिन करनी है तो वो पहला दिन शामिल नहीं होगा, और अगर तक करनी है तो आखिरी दिन शामिल होगा। ठीक। और धारा 10 और भी महत्वपूर्ण है। वो कहती है कि अगर कोई काम करने की आखिरी तारीख को कोर्ट या सरकारी ऑफिस बंद है, जैसे रविवार या कोई छुट्टी, तो वो काम अगले दिन किया जा सकता है जिस दिन ऑफिस खुले। अच्छा, जैसे कोई फॉर्म भरने की आखिरी तारीख संडे हो तो मंडे को भर सकते हैं। ये तो बहुत राहत की बात है। स्रोत में केस सुसलरत्नम केस का जिक्र था। हाँ बिल्कुल, यही सिद्धांत है। अब धारा 13, लिंग और वचन, जेंडर और नंबर, ये भी रोचक है। हाँ, और बहुत उपयोगी। ये कहती है कि जब तक संदर्भ कुछ और ना कहे, कानूनों में पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग भी शामिल माना जाएगा। यानी ही लिखा है तो शी भी माना जाएगा। हाँ, और एक वचन में बहुवचन शामिल माना जाएगा, और बहुवचन में एक वचन, वाइस वर्सा। अच्छा, स्रोत में इसका एक उदाहरण था KMP वाला, की मैनेजरियल पर्सनल। हाँ बिल्कुल। कंपनी एक्ट की धारा 203(3) कहती है कि एक फुल टाइम KMP अपनी कंपनी के अलावा सिर्फ उसकी सहायक कंपनी में पद रख सकता है। तो धारा 13 के आधार पर सहायक कंपनी एकवचन में, सहायक कंपनियां बहुवचन भी शामिल मानी जा सकती हैं। तो अगर बाकी शर्तें पूरी हों तो एक KMP शायद एक से ज्यादा सब्सिडियरी में भी पद रख सकता है। ये छोटी सी धारा तो काफी भ्रम दूर कर सकती है, खासकर जब पुराने कानून अक्सर सिर्फ पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल करते थे। निश्चित रूप से। ठीक है, अब आते हैं अगले ग्रुप पर, शक्तियां और पदाधिकारी, पावर्स एंड फंक्शनरीज, धारा 14 से 19। हाँ, ये धाराएं बताती हैं कि जो शक्तियां कानून देता है वो कैसे इस्तेमाल होंगी और अधिकारी कैसे काम करेंगे। धारा 14 कहती है कि अगर कानून कोई शक्ति देता है तो उसे जरूरत के हिसाब से समय समय पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ एक बार नहीं। मतलब बार बार इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, धारा 15 कहती है कि अगर कानून किसी को नियुक्त करने की शक्ति देता है तो वो नियुक्ति या तो व्यक्ति के नाम से हो सकती है या फिर एक्स ऑफिशियो भी हो सकती है। एक्स ऑफिशियो मतलब पद के आधार पर, यानी जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठेगा वो अपने आप उस शक्ति का धारक माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कहा गया है कि किसी कमेटी का चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का सदस्य होगा एक्स ऑफिशियो, तो जो भी प्लानिंग कमीशन का सदस्य बनेगा वो अपने आप चेयरमैन बन जाएगा। अच्छा, तो पद महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं। वो बदलता रहेगा पर शक्ति पद के साथ जुड़ी रहेगी। सही। फिर धारा 16, ये भी महत्वपूर्ण है। ये कहती है कि जिस अथॉरिटी के पास किसी को नियुक्त करने की शक्ति है, उसी के पास उस नियुक्त व्यक्ति को सस्पेंड या बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है। अच्छा, ये शक्ति उसी में निहित है। हाँ, अंतर्निहित है, जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से मना न किया गया हो, इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर उस विशेष कानून में सस्पेंशन या डिसमिसल की कोई प्रक्रिया दी गई है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन जरूरी बताया गया है, जैसे कि सुनवाई का मौका देना, तो उनका पालन करना ही होगा। ये शक्ति मनमानी नहीं है। समझ गया। फिर धारा 18 और 19, उत्तराधिकारी और अधीनस्थ, सक्सेसर्स एंड सबऑर्डिनेट्स के बारे में है। हाँ, धारा 18 कहती है कि किसी अधिकारी के उत्तराधिकारी पर भी वही कानून लागू होते हैं जो उस अधिकारी पर होते थे। और धारा 19 कहती है कि अगर कोई जूनियर अधिकारी
सबऑर्डिनेट कानूनी तौर पर अपने सीनियर अधिकारी के काम कर रहा है तो उस पर भी सीनियर अधिकारी से जुड़े कानून लागू होंगे। ठीक है। अब अगला समूह है आदेशों, नियमों आदि से संबंधित प्रावधान, प्रोविजंस एज टू ऑर्डर्स, रूल्स एटसेट्रा। धारा 20 से 24। ये भी काफी अहम लगते हैं क्योंकि कानून तो अक्सर नियमों और आदेशों के जरिए ही लागू होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये धाराएं पक्का करती हैं कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन स्मूथली हो। धारा 20 कहती है कि किसी एक्ट के तहत जारी अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, नियम, रूल, योजना, स्कीम वगैरह में जो शब्द इस्तेमाल होंगे उनका वही मतलब होगा जो मूल एक्ट में है, जब तक कि संदर्भ अलग ना हो, ताकि व्याख्या में एकरूपता बनी रहे। हाँ। फिर धारा 21 ये भी बहुत काम की है। ये कहती है कि अगर कानून कोई नियम, आदेश या अधिसूचना जारी करने की शक्ति देता है तो उसी शक्ति में उन नियमों, आदेशों आदि को बाद में बदलने, वेरी, संशोधित करने, अमेंड, जोड़ने, ऐड टू या रद्द करने, रिसेंड की शक्ति भी शामिल है। अच्छा, तो सरकार या अथॉरिटी अपने जारी किए नियमों को जरूरत पड़ने पर बदल सकती है। हाँ, और ये शक्ति उसी तरह और उन्हीं शर्तों के तहत इस्तेमाल की जा सकती है जिनके तहत उन्हें पहली बार जारी किया गया था। ये स्थायी शक्ति है, एक बार इस्तेमाल करने पर खत्म नहीं होती। स्रोत में श्री सिद्धबली स्टील्स केस का जिक्र भी था। हाँ, क्योंकि हालात तो बदलते रहते हैं, तो नियमों को भी बदलना पड़ सकता है। बिल्कुल। अब धारा 22 ये एक दिलचस्प स्थिति के बारे में। कौन सी? मान लीजिए कोई कानून पास तो हो गया है पर वो तुरंत लागू नहीं होना है, भविष्य की किसी तारीख से लागू होगा। तो धारा 22 कहती है कि कानून के पास होने और उसके लागू होने के बीच के समय में भी उसके तहत नियम, उपनियम या आदेश बनाने की शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो लागू तो बाद में ही होंगे ना? हाँ, वो प्रभावी तभी होंगे जब मुख्य कानून लागू होगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि जब कानून लागू हो तो उसे अमल में लाने के लिए जरूरी नियम वगैरह पहले से तैयार हो, काम रुके नहीं। ये तो बड़ा सोचा समझा प्रावधान है। हाँ। फिर धारा 23 ये पूर्व प्रकाशन के बारे में है। पूर्व प्रकाशन? अगर कानून कहता है कि नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाए जाएंगे तो इसका मतलब है कि अथॉरिटी को पहले उन नियमों का ड्राफ्ट प्रकाशित करना होगा, लोगों की राय लेने के लिए। हाँ, आमतौर पर आपत्तियां और सुझाव मांगने के लिए। फिर उन सुझावों पर विचार करना होगा और उसके बाद अंतिम नियम बनाकर उन्हें ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित करना होगा। और गैजेट में छपना ही काफी है। हाँ, गैजेट में अंतिम नियमों का प्रकाशन इस बात का पक्का सबूत माना जाता है कि नियम सही प्रक्रिया से बनाए गए हैं। ये पारदर्शिता के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। अब धारा 24 ये भी निरसन से जुड़ी है। हाँ, ये धारा 6 और 8 के साथ मिलकर काम करती है। ये कहती है कि अगर कोई कानून निरस्त करके दोबारा बनाया जाता है, री-इनेक्टेड, तो पुराने कानून के तहत जो भी अपॉइंटमेंट, नोटिफिकेशन, आदेश, नियम आदि जारी किए गए थे वो सब लागू रहेंगे। अच्छा। हाँ, उन्हें ऐसा माना जाएगा जैसे वो नए री-इनेक्टेड कानून के तहत ही जारी किए गए हैं, जब तक कि नए कानून में साफ साफ कुछ और न कहा गया हो। तो मतलब काम रुकेगा नहीं, जैसे वो माइंस एक्ट 1923 के नियम 1952 के नए एक्ट के तहत भी चलते रहे। बिल्कुल, ये कानूनों में निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सही बात है। अब अंत में आते हैं विविध प्रावधानों पर, मिसलेनियस सेक्शंस 25 to 30। हाँ, ये कुछ अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। धारा 26 2 या 2 से अधिक अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों के बारे में है। ये डबल जेपर्डी जैसा है। हाँ, ये उसी सिद्धांत से जुड़ा है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 में भी है। ये धारा कहती है कि अगर कोई एक ही काम, एक्ट और ओमिशन 2 या ज्यादा कानूनों के तहत अपराध बनता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा दी जा सकती है। लेकिन उसे एक ही अपराध, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो सजा एक ही बार मिलेगी, भले ही मुकदमा 2 कानूनों के तहत चले। अगर वो एक ही अपराध है तो इस पे जोर है। अगर एक ही घटना से 2 अलग अलग तरह के अपराध बनते हैं जिनके तत्व, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, तो शायद दोनों के लिए अलग अलग सजा भी हो सकती है। ये दोहरी सजा से बचाता है, दोहरे मुकदमे से हमेशा नहीं। समझ गया, ये बारीक फर्क है। अब धारा 27 डाक द्वारा तामील, सर्विस बाय पोस्ट। हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है।
अगर कानून कहता है कि कोई नोटिस या दस्तावेज डाक द्वारा तामील सर्व किया जाना है, तो तामील कब हुई मानी जाएगी? कब? ये माना जाएगा कि तामील हो गई अगर पत्र को सही पते पर लिखा गया हो, प्रीपेड किया गया हो, मतलब टिकट वगैरह सही लगे हों, और रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया हो। अच्छा, सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना काफी है। हाँ, कानून ये मान लेता है, प्रिजम्पशन, कि पत्र डाक की सामान्य प्रक्रिया में अपने पते पर पहुंच गया होगा। और अगर कोई लेने से मना कर दे तो? अगर पत्र लेने से इनकार कर दिया जाता है और पोस्टमैन ये लिख देता है एंडोर्समेंट ऑफ रिफ्यूजल, तो भी तामील मानी जाती है। स्रोत में जगदीश सिंह केस का जिक्र था। ये अदालती कार्रवाई और कानूनी नोटिस भेजने के लिए तो बहुत अहम नियम है। स्रोत में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक केस का भी जिक्र था कि अगर कानून खास तौर पर रजिस्टर्ड पोस्ट एडी यानी एक्नॉलेजमेंट ड्यू मांगे तो सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट काफी नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर कानून ज्यादा विशिष्ट जरूरत बताता है, जैसे कि प्राप्ति रसीद एडी वापस आना जरूरी है, तो फिर उसका पालन करना होगा। तब धारा 27 की सामान्य धारणा शायद लागू ना हो। ठीक है। और आखिरी धारा, धारा 30? ये अध्यादेशों के बारे में है। ये कहती है कि इस एक्ट में जहां भी केंद्रीय अधिनियम सेंट्रल एक्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी किए गए अध्यादेश भी शामिल माने जाएंगे। कुछ अपवाद हो सकते हैं, पर सामान्य नियम यही है। क्योंकि अध्यादेश भी तो अस्थायी रूप से कानून का ही बल रखते हैं। बिल्कुल। तो ये था साधारण खंड अधिनियम 1897 का हमारा विश्लेषण। वाकई ये साफ हो गया कि कैसे 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये कानून आज भी भारतीय कानूनों की, कह सकते हैं, भूल भुलैया में रास्ता दिखाने वाला एक लाइट हाउस की तरह काम करता है। हाँ, ये सिर्फ कानूनी शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि कानूनों को सुसंगत, तर्कसंगत और समझने लायक बनाने का एक अनिवार्य ढांचा है। बिल्कुल सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि कानून सिर्फ शब्दों से नहीं बनते, बल्कि उन शब्दों की व्याख्या करने के लिए जो साझा और सहमत नियम होते हैं, उनसे बनते हैं। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर इस तरह का कोई मानकीकरण करने वाला स्टैंडर्डाइजिंग एक्ट होता ही नहीं, तो हमारी कानूनी व्यवस्था में कितनी अनिश्चितता, कितना भ्रम, कितनी अराजकता होती। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। शायद हर अदालत, हर वकील, हर नागरिक एक ही कानून के एक ही प्रावधान की अपनी अपनी अलग व्याख्या कर रहा होता। ये अधिनियम उस स्थिरता और पूर्वानुमान की नींव रखता है जिस पर हमारा पूरा कानूनी ढांचा टिका है।